देखिए, थाईलैंड पर चीन का कोई कब्जा या नियंत्रण नहीं है। लेकिन बात यह है कि थाईलैंड ने खुद ही कुछ ऐसे तार्किक फैसले लिए जिनकी वजह से आज वो खामोशी से एक ऐसी इकोनॉमिक बनावट का हिस्सा बन गया है जो चीन के बिना सच पूछे तो चल ही नहीं सकती। और इसे थाईलैंड की कोई गलती या नाकामी समझना ठीक नहीं होगा। असल में ये कहानी है एक ऐसी कामयाबी के साइड इफेक्ट की, एक ऐसी सफलता जो इतनी खामोशी से आई कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये कहानी है एक कह सकते हैं खामोश निर्भरता की। एक ऐसी निर्भरता जो छोटे छोटे सही लगने वाले फैसलों को जोड़कर बनी है। और शायद इसीलिए ये बनावट बाहर से तो नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी जरूर पैदा करती है। तो एक गलतफहमी को पहले ही दूर कर लेते हैं। यहाँ बात किसी राजनीतिक दबदबे या कंट्रोल की बिल्कुल नहीं है। असलियत यह है कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बहुत ही चुपचाप चीन के साथ जुड़ती चली गई, जिससे एक ढांचागत निर्भरता, मतलब एक स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी बन गई है। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वो साफ साफ दिखाते हैं कि थाईलैंड का इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बदल गया है। आज की तारीख में चीन थाईलैंड के लिए 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। 1, वो थाईलैंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और 3, टूरिस्ट की बात करें तो उस मामले में तो चीन सबसे सबसे आगे है। और ये टूरिज्म वाली बात बहुत अहम है। टूरिज्म आप जानते ही हैं थाईलैंड की इकोनॉमी की रीढ़ है, और इस सेक्टर में चीन का दबदबा साफ दिखता है। मतलब बाकी देशों के मुकाबले चीनी टूरिस्ट की संख्या में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ, ये सालों तक धीरे धीरे लगातार होता रहा। जब भी दुनिया में कोई संकट आया, चीन की इकोनॉमी सबसे पहले रिकवर करती थी। नतीजा, थाईलैंड को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो सहारा ले रहा है, और धीरे धीरे ये रिश्ता एक तरह की निर्भरता में बदल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि थाईलैंड ने चीन को ही क्यों चुना? क्या कोई मजबूरी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये सारे फैसले पूरी तरह से तार्किक और प्रैक्टिकल थे। आइए इस सवाल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जब थाईलैंड को इंटरनेशनल पार्टनर्स की जरूरत थी तो उसके सामने टेबल पर क्या-क्या ऑप्शंस थे? तो देखिए, एक तरफ थे पश्चिमी देश जो हमेशा शर्तें रखते थे, साझा मूल्यों की बात करते थे। दूसरी तरफ था जापान, जिसका काम करने का तरीका बहुत सतर्क और धीमा था। और फिर आया चीन, जिसका प्रस्ताव एकदम सीधा था, तेज, बड़े पैमाने पर और कम से कम दखलंदाजी। अब सोचिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इकोनॉमी को फटाफट ठीक करना हो तो ऐसे में चीनी इन्वेस्टमेंट ही तो सबसे अच्छा सोल्यूशन लगेगा, है ना? सीधी सी बात है, जब जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो चीन का पैसा एक बेहतरीन हल की तरह दिखाई देता था। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म फैसला था, जिसने थाईलैंड की काफी मदद भी की। लेकिन हर आर्थिक रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक ढांचागत जरूरत बन जाती है, और इसे ही हम शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। इसे इकोनॉमिक टिपिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये वो पल है जब कोई चीज जो पहले सिर्फ एक विकल्प थी, वो अचानक से एक अनिवार्य जरूरत बन जाती है, एक ऐसी जरूरत जिसे आप बदल नहीं सकते। निर्भरता का ये रास्ता ये कई स्टेप्स में पूरा होता है। देखिए, पहले चीन कई ऑप्शंस में से एक होता है, फिर दोनों के फायदे के लिए आर्थिक रिश्ते गहरे होते जाते हैं। इसके बाद टूरिज्म और एक्सपोर्ट जैसे जरूरी सेक्टर चीन पर निर्भर हो जाते हैं, और आखिर में पता भी नहीं चलता और देश की नीतियां खुद ब खुद स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमित हो जाती हैं। जब कोई भी देश इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि भाई, अपने सबसे जरूरी इकोनॉमिक पार्टनर के साथ कोई पंगा न लिया जाए। भले ही कोई बाहरी दबाव ना हो, लेकिन फैसले अपने आप ही ऐसे लिए जाने लगते हैं जिससे रिश्ते में कोई तनाव पैदा ना हो। और इस गहरी आर्थिक निर्भरता की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो समाज को चुकानी पड़ती है, एक मनोवैज्ञानिक कीमत जो अक्सर दिखती नहीं है। थाई समाज में चीन को लेकर कोई खुला डर या नफरत नहीं है, बल्कि वहाँ एक अजीब सी अनकही सी बेचैनी है, एक घुटन का एहसास, ये सोचना मुश्किल लगना कि क्या कोई दूसरा भविष्य हो सकता है, और ये महसूस करना कि हालात अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं हैं। और ये भावना इसलिए और गहरी हो जाती है क्योंकि इसमें नेशनल प्राइड जुड़ा है। थाई लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि यार, हमें इसे बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए और स्मार्ट होना चाहिए था। और इसी आत्मसम्मान की वजह से इस बेचैनी पर खुलकर बात करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी सिचुएशन को एक नाकामी की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देखना चाहिए।
और ये सबक सिर्फ थाईलैंड के लिए नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में कई देशों के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ जो असली नुकसान हुआ है वो देश की संप्रभुता का नहीं है। असली नुकसान है कुछ और चुनने के विकल्प का। जब आपके पास विकल्प ही नहीं बचते तो आपकी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और भविष्य की राहें भी सीमित हो जाती हैं। तो असली मुद्दा राजनीतिक दबदबा या देश के साथ कोई धोखा नहीं है। असली मुद्दा है विकल्पों का खत्म हो जाना। और ये सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे लगातार लिए गए तार्किक और सही लगने वाले फैसले भी अनजाने में आपको निर्भरता की तरफ धकेल सकते हैं। और ये सिर्फ थाईलैंड की कहानी नहीं है। जापान हो, दक्षिण कोरिया हो या दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देश, कई देश आज इसी तरह की बनावट में अलग अलग पड़ाव पर खड़े हैं। ये आज की ग्लोबल इकोनॉमी की एक सच्चाई है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो हम फिर से अपने लिए चुनने की आज़ादी वापस कैसे पा सकते हैं।